Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying social science book of class 8th and this is our new NCERT book and this book name is Experience Society India and Beyond. In this book we are studying theme B, Tapestry of the Past. In this theme we are studying chapter number 4, the colonial era in India. We have already done explanation in part 1 of this chapter and this is part 2. और जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो लोग पार्ट 1 देखें, उसमें चैप्टर का जो पूरा एक्सप्लेनेशन है उसको समझें, उसके बाद वो लोग पार्ट 2 पढ़ें। और मेरी एक और रिक्वेस्ट है सभी व्यूअर्स से, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। और मेरे चैनल पे जो है आपको क्लास 6th साइंस की क्यूरियोसिटी बुक की और क्लास 6th सोशल साइंस की जो एक्सप्रेस सोसाइटी इंडिया बियॉन्ड है और क्लास 7th की भी कुछ चैप्टर्स की वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो जिन बच्चों को पढ़ना है तो वो भी वहाँ से जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है उसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट। हमने जो है पार्ट 1 में जो है क्या क्या टॉपिक्स पढ़े थे मैं उसको आपको एक बार बता देती हूँ। हमने पढ़ा था द एज ऑफ कॉलोनिज्म पढ़ा था, ओके। और हमने पढ़ा था यूरोपियंस इन इंडिया, द पोर्चुगीज कॉमर्स एंड एट्रोसिटीज़। अब हम पढ़ने जा रहे हैं द डच कॉमर्स एंड कंपटीशंस, ओके। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे कि डच लोग जो भारत में आए थे तो किस तरीके से व्यापार रहा था और किस तरीके से जो है प्रतिस्पर्धा थी, व्यापार में किस तरीके से प्रतिस्पर्धा थी, ओके। डच लोग कौन थे? डच लोग जो है ये नीदरलैंड कंट्री से आए थे, ओके। लेट अस स्टार्ट। The Dutch arrived in India in the early 17th century and unlike the Portuguese focused primarily on commercial dominance, particularly in the spice trade. डच लोग जो हैं वो भारत देश में 17th सेंचुरी के शुरुआत में आए थे। जिस तरीके से पोर्चुगीज जो है उन्होंने व्यापारिक प्रभुत्व पे जो है सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया था। उन्होंने जो क्या किया था वो व्यापार के पर्पज से आए थे, लेकिन वो सभी थिंग्स का जो है वो व्यापार करने के लिए आए थे, ठीक है, पोर्चुगीज लोग। लेकिन जो डच लोग थे वो सिर्फ व्यापार करने के लिए जो भारत देश में आए थे वो सिर्फ मसालों के व्यापार पर उन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया था, ओके। दे एस्टैब्लिश्ड अ डच ईस्ट इंडिया कंपनी विद ट्रेडिंग पोस्ट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। और उन्होंने जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो स्थापित की थी और उसमें अपने बहुत सारे व्यापारिक केंद्र जो है स्थापित किए थे। वो कहाँ कहाँ किए थे? वो उन्होंने किए थे सूरत में किए थे, भरूच में किए थे, कोचिन जो कि वेस्ट कोस्ट वाले एरिया पे था, ये ट्रेडिंग पोस्ट वेस्ट कोस्ट एरिया वाले एरिया पे थे। और ईस्ट कोस्ट वाले एरिया पे उन्होंने किया था नागापट्टिनम एंड मसूलीपट्टनम जो कि प्रेजेंट डे मछलीपट्टनम वाला एरिया है, ओके। तो उन्होंने अपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की और अपने व्यापारिक केंद्र बनाए बहुत सारे जो वेरियस पार्ट्स हैं इंडिया के वहाँ पे। और वहाँ जो भी उन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट बनाए थे वो उन्होंने वेस्ट कोस्ट पे बनाए थे। वेस्ट कोस्ट पे सूरत था, भरूच था, कोचीन जिसको कोची भी बोला जाता है, और ईस्ट कोस्ट पे बताए थे। वेस्ट कोस्ट क्या होता है? जो पश्चिम वाला तट है, ओके। और ईस्ट कोस्ट क्या होता है? पूर्वी तट पे बनाना, ठीक है। नागापट्टिनम एंड मसूलीपट्टनम, present day मछलीपट्टनम। Their most significant presence was in the Malabar region of Kerala। और जो इनकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट जो प्रेजेंस थी, जो उनकी उपस्थिति जो रही है वो सबसे ज़्यादा जो है वो केरल के मालाबार क्षेत्र में रही हैं, जहां उन्होंने कई व्यापार केंद्रों से पुर्तगालियों को क्या किया था? हटा दिया था और अपना अधिकार कर लिया था, क्योंकि फिर उन्होंने वहाँ पे क्या किया था? बहुत सारे ट्रेडिंग सेंटर्स जो है अपने स्थापित किए थे, ओके। The Dutch presence in India was ultimately limited. It declined significantly after defeat at the Battle of Colachal in 1741, where the forces of Travancore under King Marthanda Varma decisively defeated the Dutch both on land and at the sea. The Travancore kingdom was in the southern part of present day Kerala. जो डच की उपस्थिति थी डच लोगों की इंडिया के अंदर वो बहुत कम लोग रह गए थे। It declined significantly after defeat at the Battle of Colachal। और जब बैटल ऑफ कोलेचल हुई थी उसमें वो लोग डच लोग जो है वो हार गए थे। वे द फोर्सेस ऑफ त्रवनकोर, जहाँ पे डच की फोर्सेस को जो त्रवनकोर का राजा था किंग मर्थंडा वर्मा ने हराया था। और कहाँ हराया था? जहाँ पे डच लोग जो है व्यापार कर रहे थे लैंड में भी, जहाँ लैंड पे भी हराया था और समुद्र पे भी हराया था। द त्रवनकोर किंगडम वॉज इन द सदर्न पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे केरला। और त्रवनकोर जो किंगडम है वो जो है सदर्न पार्ट जो है आज केरला का
वहाँ पे है। ओके, दिस बैटल वॉज अ रेयर इंस्टेंस ऑफ एन एशियन पावर सक्सेसफुल रिपेलिंग अ यूरोपियन कॉलोनियल फोर्स। और यह एक दुर्लभ उदाहरण है जब एशियाई शक्ति ने क्या किया था, एशियाई शक्ति ने जो है यूरोपीय उपनिवेशक सेना को जो है वो पीछे हटाया था, उसको हरा दिया था। ओके, द फ्रेंच कॉलोनियल एम्बिशंस। अब हम पढ़ेंगे जो फ्रांसीसी थे, फ्रांसिस वो किस तरीके से व्यापार करने आए थे हमारे भारत देश में, उनकी क्या प्लानिंग थी, तो उनकी क्या महत्वाकांक्षाएं थी, तो उसके बारे में हम जो है इस टॉपिक में समझेंगे। द फ्रेंच एंटर्ड इंडिया लेटर, establishing their first trading post at Surat in 1668 and subsequently at Pondicherry, present day पुडुचेरी। फ्रेंच जो है वो भारत देश के अंदर जो है बाद में आए थे, और सबसे पहले जो उन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट जो है व्यापारिक केंद्र जो है सूरत के अंदर 1668 में स्थापित किया, और जो मुख्य केंद्र जो है उन्होंने वो पौंडीचेरी में स्थापित किया, जो कि प्रेजेंट डे पुडुचेरी जिसको बोला जाता है, 1674 के अंदर। ओके, विद एस्टेब्लिश द ईस्ट इंडिया कंपनी, जहाँ पे उन्होंने अपनी क्या की, फ्रेंच की जो है अपनी कंपनी स्थापित की, एंड डिवेलप एम्बिशंस प्लान टू एस्टेब्लिश द फ्रेंच एम्पायर इन इंडिया। और उन्होंने वहाँ पे इतनी अपनी महत्वाकांक्षी इतने उन्होंने अपने प्लान्स बनाए थे, ऐसी उन्होंने योजनाएं बनाई थी उन्होंने कि वो वहाँ पे क्या करना चाहते थे, अपना फ्रेंच का जो है साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। ओके, डुप्लेक्स हु सर्व एज अ गवर्नर जनरल ऑफ फ्रेंच इंडिया फ्रॉम 1742 टू 1754। डुप्लेक्स कौन था, ये गवर्नर जनरल था फ्रेंच का, ठीक है, और ये कब तक रहा, 1742 से लेके 1754 तक। pioneered several colonial strategies that would later be adopted by the Britishers। तो क्या हुआ उसने क्या किया, डुप्लेक्स जो था वो गवर्नर जनरल था फ्रेंच का इंडिया के अंदर, उसने अपने कई उपनिवेशक रणनीतियाँ विकसित की, उसने अपनी बहुत सारी स्ट्रैटेजी को अपनाया, ठीक है, और दैट वुड लेटर बी अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिशर्स, को बाद में ब्रिटिशर्स ने अपनाया था। इन पर्टिकुलर ही ट्रेन्ड इंडियन सोल्जर्स इन यूरोपियन मिलिट्री टेक्निक्स, और विशेष तौर से उसने यूरोपीय सेना की जो रणनीति थी उस तरीके से जो है उन अब इंडियन सोल्जर्स को ट्रेन किया गया था, और जो पैदल चलने वाली सेनाएं थी उनको सिपोई बोला गया था। इन यूरोपियन मिलिट्री इन पर्टिकुलर ही ट्रेन्ड इंडियन सोल्जर्स इन यूरोपियन मिलिट्री टेक्निक्स क्रिएटिंग डिसिप्लिन इन्फेंट्री सोल्जर्स नोन एज सिपॉइज। ठीक है, विशेष तौर से जो इंडियन के सोल्जर्स थे उनको यूरोपियन मिलिट्री टेक्निक्स से ट्रेन किया गया था, जो कि पैदल चलने वाली सेनाएं थी, इन्फेंट्री सोल्जर्स बोला था उनको सिपॉइज बोला गया। डुप्लेक्स ऑल्सो डेवलप द स्ट्रैटेजी ऑफ इनडायरेक्ट रूल, और डुप्लेक्स ने क्या किया था, एक स्ट्रैटेजी लेके आया था डुप्लेक्स, और इनडायरेक्ट रूल कर रहा था वो थ्रू पपेट इंडियन रूलर्स who were installed through the intervention local section disputes। तो किस तरीके से डुप्लेक्स जो है उसने अपनी रणनीति लेके आया था, वो डुप्लेक्स ने क्या किया, उसने जो स्थानीय जो लोग रह रहे थे तो वहाँ पे भारतीय शासकों की राजनीति में हस्तक्षेप कर कठपुतली शासक बिठाने की कोशिश की उसने। ठीक है, उसने क्या किया, कठपुतली शासन स्थापित करने की कोशिश की थी। ओके, उसने भारतीय शासक को नियंत्रित करने के लिए कठपुतली शासक नियुक्त कर लिए थे, जिससे वहां उत्तराधिकार संघर्षों में हस्तक्षेप का शासन बैठाता था। ओके, डुप्लेक्स वाज अडॉप्टेड द स्ट्रैटेजी ऑफ इनडायरेक्ट रूल थ्रू पपेट इंडियन रूलर्स हु वर इंस्टॉल्ड थ्रू इंटरवेंशन लोकल सक्सेशन डिस्प्यूट। जैसे कि मैंने आपको बताया, उन्होंने भारतीय शासकों की राजनीति में हस्तक्षेप कर कठपुतली शासक बिठाने की कोशिश की थी। The French colonial ambitions in India were ultimately checked during the Carnatic Wars 1746 to 1763, a series of conflicts between Britain and France। भारत में जो फ्रांसीसी महत्वाकांक्षाएं थी उनको रोका गया जब कर्नाटिक वॉर्स हुई थी 1746 से 1763 तक, और बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। डिस्पाइट इनिशियल सक्सेस अंडर डुप्लेक्स हु कैप्चर मद्रास, और मतलब शुरुआत में तो जो है सक्सेस मिलने के बावजूद भी डुप्लेक्स ने क्या किया, मद्रास पे सबसे पहले कब्जा किया, जो कि प्रेजेंट डे चेन्नई माना जाता है, इन 1746 के अंदर। ओके, द फ्रेंच अल्टीमेटली लॉस्ट ग्राउंड टू द ब्रिटिश एंड द कॉलोनी वॉज रिड्यूस टू पौंडीचेरी एंड अ फ्यू स्मॉलर एन्क्लेव्स। लेकिन अंत में क्या हुआ, जो फ्रेंच था वो कमज़ोर साबित हो गई उसकी पावर, और वो हार गया, और उसकी शक्ति जो है, उसकी पावर जो सिर्फ पौंडीचेरी तक सीमित रह गई, और कुछ ही छोटे क्षेत्रों
तक ही सिमट के रह गई थी। ओके, लाइक द डच एंड अलाइक द पोर्चुगीज, जैसे कि डच की तरह और पोर्चुगीज से अलग, द फ्रेंच कॉलोनियल पावर्स डिड नॉट मच इंटरवीन इन इंडिया सोशल एंड रिलीजियस लाइफ। जिस तरीके से डच लोगों ने या पोर्चुगीज ने इंटरफेयर किया था भारत देश के अंदर, मतलब कि सामाजिक तौर पे और धार्मिक तौर पे, इस तरीके से जो है फ्रांसीसी लोग जो होते थे, इन्होंने जो कॉलोनियल पावर्स बनाई थी, इन्होंने इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया था सामाजिक और धार्मिक लोगों के जो सोशल और रिलीजियस लाइफ के अंदर। ओके, A rare exception was the destruction 1748 of Pondicherry's large Vedapurishwaran temple, ordered by Dupleix on the persistent request of Pondicherry's Jesuit priest and Dupleix's own wife, with a view to asserting the dominance of Christianity. जो डच थे, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि डच थे और पोर्चुगीज़, डच थे, पोर्चुगीज़ थोड़ा उनसे अलग थे। उस तरीके से इन्होंने जो फ्रेंच के कॉलोनियल पावर्स थे, उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया था उनके सोशल रिलीजियस अफेयर्स में। ठीक है, तो लेकिन एक अपवाद है, मतलब एक एक्सेप्शन है। अपवाद आप जानते हो कि वो हर जगह अप्लाई नहीं होता है। तो ये क्या है, ये एक अपवाद है जिसमें 1748 में व्यापारीशरण मंदिर का विध्वंस किया, उसको पूरा नष्ट कर दिया, जिसे डुप्ले ने पौंडीचेरी के जो जेसुइट थे, पुजारी थे, प्रीस्ट थे, जेसुइट प्रीस्ट, और डुप्लेक्स की जो पत्नी थी, उन्होंने क्या किया, पत्नी के आग्रह पर उन्होंने ये जो है जो धर्म के क्षेत्र पर क्या किया था, उन्होंने डोमिनेंस करना शुरू कर दिया था। क्रिश्चियनिटी धर्म फैलाने की कोशिश की थी उन्होंने अपनी पत्नी के कहने पे और जेसुइट प्रीस्ट के कहने पे। वहाँ के लोगों को क्रिश्चियनिटी धर्म को अपनाने के लिए फोर्स किया जा रहा था। ये एक अपवाद है, मतलब ठीक है, क्षेत्र में ईसाई प्रभुत्व स्थापित किया जा सके। हालांकि सामान्यतः ज़्यादातर क्या हुआ, जनरली हाउ द फ्रेंच हैड टू बी कंटेंट विद अ मॉडेस्ट अमाउंट ऑफ ट्रेड विद इंडिया। फिर क्या हुआ, जो फ्रांसीसी लोग थे वो अपने भारत में जो उनका व्यापार था वो इतना कंट्रोल नहीं कर पाए। उनका जो कंट्रोल था भारत के अंदर बहुत कम था, ना के बराबर था। तो वो जितना उन्होंने मतलब कि कर पाए थे वो भारत देश के अंदर अपना कंट्रोल, जितना उन्होंने किया, उन्हें उतने में जो है एक संतुष्टि, अपने आप को संतुष्ट रखना पड़ा। वो ज़्यादा जो है अपनी पावर एक्सटेंड नहीं कर पाए थे, ज़्यादा कॉलोनीज नहीं बना पाए थे। तो जो उन्होंने किया था उसमें ही उनको संतोष, अपने आप को कंटेंट करना पड़ा उन्हें। ठीक है, मेन थिंग इज़ दैट कि ये आपका एक एक्सेप्शन केस था जहाँ पे जो डुप्लेक्स था उसने जेसुइट प्रीस्ट और अपनी वाइफ के कहने पे लोगों को क्या बोला था कि रिलीजियस डोमिनेंस की बात करी थी। लोगों को ज़बरदस्ती जो है बोला जाता था कि क्रिश्चियनिटी धर्म को आप लोग उसमें कन्वर्ट हो जाओ, उसको फॉलो कर लो। ओके, एंटर द ब्रिटिश भारत देश में कब आए थे? ओके, इसको देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं फिगर 4.6 है ये। ओके, इसको समझ लेते हैं। फिगर 4.6 है, इस 1764 प्लान ऑफ Pondicherry showing the city enclosed in fortifications and grid planning. The last structure facing the sea at the bottom was the fort. The top of the plan points to the west. तो इसमें बताया 1764 का जो पौंडीचेरी का जो नक्शा है वो बताया रखा है इसमें, जिसमें कि शहर की किलेबंदी की गई थी, उसको चारों तरफ से उसकी बाउंड्रीज बना दी थी, उसको मतलब कि चारों तरफ से कवर्ड कर दिया गया था, और ग्रिड प्रणाली को दिखाता है ये। ओके, ऊपर समुद्र है और नीचे जो है वो किला है। ओके, एंटर द ब्रिटेन डोमिनेटेड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फॉर नियरली 2 centuries। जो ब्रिटेन थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पे जो है अपना जो कब्जा करना चाहा था वो लगभग 2 शताब्दी तक उन्होंने किया था। हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ था? मैनी बुक्स हैव डिसेक्टेड द मैथड्स ऑफ द ब्रिटिश रूलर। बहुत सारी किताबें हैं, उनमें बता है कि उन्होंने क्या, उनके जो ब्रिटिश रूलर्स थे उन्होंने क्या रणनीति अपनाई थी,
कि किस तरीके से उन्होंने डोमिनेशन किया इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर। तो बहुत सारी किताबों में जो है बताया गया है। वी विल नॉट अटेम्प्ट टू टेल अ कंप्लीट स्टोरी, हम लोग जो है यहाँ पे आपको पूरी स्टोरी नहीं बता सकते, बट विल फोकस ऑन द मेन एस्पेक्ट ऑफ द कॉलोनियल प्रेजेंस इन इंडिया। लेकिन यहाँ पे हम आपको जो मेन एस्पेक्ट्स हैं उनकी कॉलोनी के इंडिया के अंदर जो है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स, किस तरीके से जो है व्यापारी से शासक बने Britishers. The British conquest of India is one of the history's most remarkable examples of how a trading company could transform into an imperial power. जो ब्रिटिश थे उन्होंने, जो ब्रिटिशर्स थे जो उन्होंने विजय प्राप्त की थी भारत देश के अंदर, वो एक बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय थी। और इसमें यह भी बताया, एग्जाम्पल दिया है कि किस तरीके से एक व्यापारी कंपनी ने अपने आप को विशाल साम्राज्य शक्ति में स्थापित किया था, बदला था, चेंज किया था। ओके, ये वही चीज़ बताता है, मतलब इसमें ये बताया है कि जो ब्रिटिशर्स लोग थे उन्होंने भारत पे किस तरीके से विजय प्राप्त की थी। तो उसका पूरा आपको एक उल्लेखनीय जो है पूरा एक इतिहास जो है आपको एग्जाम्पल से पता चल जाएगा, जैसे कि व्यापारिक जो उन्होंने कंपनी स्थापित की थी और फिर किस तरीके से उन्होंने एक विशाल सामाजिक शक्ति स्थापित कर ली थी। अनलाइक क्लासिक conquest, the British takeover of India was gradual, calculated and often disguised as commercial enterprise rather than military invasions. बहुत सारे क्लासिकल विजय उन्होंने मतलब कि बहुत सी चीज़ों पे विजय प्राप्त की और ब्रिटिश ने क्या किया, भारत पर जो है कब्जा किया, धीरे धीरे ग्रेजुअल और कैलकुलेटेड मीन्स बहुत ज़्यादा सोच समझ के दिमाग लगा के, और ऑफन डिस्गाइज्ड, अक्सर वो व्यापारिक गतिविधियाँ इस तरीके से करते थे और वो मिलिट्री इन्वेशन का उन्होंने यूज़ किया। ठीक है, और मिलिट्री तकनीकी को अपनाया। मिलिट्री तकनीकी में क्या होता है कि जब आप शूट भी करते हो, कुछ भी करते हो, तो उसको भी बहुत ज़्यादा छुप करके वॉर करते हो किसी चीज़ पे। तो इस तरीके से उन्होंने मिलिट्री इन्वेशन को अपनाया, छुप करके उन्होंने जो है कब्जा किया। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने अपना एक विशाल साम्राज्य शक्ति जो है वो जो है उन्होंने होल्ड कर ली थी। The East India Company was established as a trading company and was granted a royal charter by Queen Elizabeth I, which gave it special powers to raise a private army, for instance. Nevertheless, its agents initially kept up a presence of being made traders, which allowed them in the 17th century to establish footholds along India's coast with minimal resistance. जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापित हुई थी, उसने अपने स्थापित की थी, वो एक ट्रेडिंग कंपनी बन गई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक व्यापारी कंपनी बन गई, व्यापारी कंपनी के रूप में जो है स्थापित हुई थी और रानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा दिए गए जो रॉयल चार्टर द्वारा इसे विशेष शक्तियाँ दी गई थी। इसके अंदर मतलब जो रॉयल चार्टर दिया गया था उसमें बहुत सारी पावर्स को मेंशन किया गया था, जैसे कि जो उनकी निजी सेना है उसको खड़ी करना, अपनी खुद की सेना बना के खड़ी करना। फिर भी इसके एजेंट शुरू में खुद को सिर्फ व्यापारी बताते रहे, जिससे वे 17वीं सेंचुरी के भारत में कई बंदरगाहों जो है वो स्थापित कर सके। ओके, तो हाँ मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। विच अलाउड देम इन द 17th century स्टाइल फुटहोल्ड अलोंग इंडियाज कोस्ट पे, जो इंडिया का जो कोस्ट था ईस्ट और वेस्ट कोस्ट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनिमम रेजिस्टेंस थी। तो वो कौन कौन से एरिया थे उन्होंने जहाँ पे ट्रेडिंग पोस्ट स्टैब्लिश किए थे? सूरत, मद्रास, बॉम्बे एंड कोलकाता अमंग द फर्स्ट। ओके, यहाँ पे जो है उन्होंने अपने बंदरगाह को स्थापित किया था 17वीं सेंचुरी के अराउंड। ओके, और यहाँ पे जो है आसानी से उन्होंने अपनी जड़ें जमा ली थी। ओके, लोकल रूलर्स डिड नॉट माइंड दीज ट्रेडिंग पोस्ट एज दे जनरली वेलकम फॉरेन ट्रेड। और जो स्थानीय शासक होते थे वो उनको जो व्यापारिक केंद्र में उनको इतना पता भी नहीं था, और वो जो विदेशी जो व्यापार जो लोग आते थे व्यापार करने के लिए उनका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया जाता था। विच लेट अस रिकॉल वॉज अ लॉन्ग आउटस्टैंडिंग प्रैक्टिस इन इंडिया, जिसे कि एक आम प्रथा माना जा रहा था, बहुत नॉर्मल सी एक प्रथा मानी जा रही थी इस चीज़ को कि वो लोग वेलकम कर रहे थे फॉरेन ट्रेड का। दीज मॉडेस्ट बिगनिंग्स कंसील द कंपनीज लॉन्ग टर्म एम्बिशंस, लेकिन इन साधारण शुरुआतों के पीछे कंपनी की बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग छिपी हुई थी, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षाएं छिपी हुई थी। ओके, let us explore. Before you read further, have a good look at the painting on the first page of this chapter. पढ़ने से पहले अध्याय के पहले पेज की पेंटिंग को ध्यान से देखें।
ओके इस चैप्टर के स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पे जो पेंटिंग दी गई है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। इट वॉज स्पेशली ऑर्डर फॉर द लंडन हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इज ओवर 3 मीटर्स लॉन्ग। यह विशेष रूप से जो है जो लंदन में जो मुख्यालय है उसके लिए बनाई गई थी और ईस्ट इंडिया जो कि 3 मीटर्स लॉन्ग थी, लंबी थी। ऑब्जर्व एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट, और इस पेंटिंग की बात की जाती है इसका आप हर पहलू जो है आप बारीकी से देखिए, समझिए। द पीपल इन इट, जो लोग उसमें दिखाए गए हैं, द ऑब्जेक्ट, जो वस्तु उसमें दिखाई गई है, द सिम्बल्स, जो प्रतीक उसमें दिखाए गए हैं, एंड द एटीट्यूड्स, और जो मुद्रा दिखाई गई उसको आप ध्यान से देखिए। फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 4 or 5 स्टूडेंट्स एंड लेट अस ईच ग्रुप प्रेजेंट इट्स कंक्लूजन एज रिगार्ड द मैसेजेस द पेंटिंग कन्वे। और आप 4 से 5 बच्चों का ग्रुप बनाइए और फिर आप उसमें क्या करिए, इस पेंटिंग को डिस्कस करिए ये पेंटिंग हमें क्या संदेश दे रही है। ओके, द स्ट्रैटेजी ऑफ डिवाइड एंड रूल। अब जो है हम इसमें पढ़ने वाले हैं फूट डालो और राज करो की रणनीति। ठीक है। While maintaining an appearance of traders, the company agents cultivated political relationships with local rulers, offering military support to some against their rivals, thus inserting themselves into Indian political conflicts and emerging as power brokers rather than foreign invaders. हालांकि कंपनी जो है वो खुद को व्यापारी बता रही थी। उन्होंने भारतीय शासकों के उनके प्रतिनिधियों के खिलाफ क्या कर दिया, समर्थन देने लग गए थे वो लोग। इस प्रकार जो है ब्रिटिश भारतीय राजनीति में उतरकर शक्ति दबोचों की भूमिका निभाने लग गया था। ओके, दे वुड ऑल्सो प्ले ऑन rivalries between regional rulers or succession disputes within ruling houses as to benefit from these conflicts, the divide and rule policy. अक्सर भारतीय शासकों के बीच झगड़े का फायदा उठाया जाता था ताकि वे इन संघर्षों से क्या कर सके, लाभ उठा सके, फायदा उठा सके, और इसी को जो है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बोला गया। द ब्रिटिश वर इक्वली स्किल्ड एट एक्सपर्टिंग एग्जिस्टिंग डिविजन्स विद इन इंडियन सोसाइटी, और जो ब्रिटिश थे वो बहुत ज़्यादा कुशल थे। ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की मौजूदा विभाजनों जैसे धार्मिक समुदायों के बीच का जो तनाव था की पहचान करने और उन्हें बढ़ावा देने में बहुत ज़्यादा वो लोग कुशल थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट थे वो लोग। ओके, एक्सप्लोइटिंग एग्जिस्टिंग इंडियन सोसाइटी विद डिविजन्स विद इन इंडिया, वो क्या करना चाहते थे, भारत समाज के क्या करने, टुकड़े करने चाहते, उसमें टुकड़ों में बांटना चाहते थे, वो भी धर्म के बेस पे। ओके, दे आइडेंटिफाई एंड ऑफन इनक्रीज टेंशंस बिटवीन रीजन्स कम्युनिटीज, और लोगों के बीच में जो है धार्मिक जो है वो लोग धार्मिक समुदायों के बीच में तनाव पैदा कर रहे थे। ओके, फॉर इंस्टेंस एक एग्जाम्पल जो है अभी हम समझेंगे, द बैटल ऑफ प्लासी जो है 1757 में हुई थी। यह युद्ध ब्रिटिश की स्ट्रेटेजी का एक स्पष्ट उदाहरण है। ठीक है, किस तरीके से उन्होंने जो प्लानिंग बनाई थी, ये एक एग्जाम्पल है जो हमें बताएगा कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी प्लानिंग की थी जो बैटल ऑफ प्लासी जो हुई थी उसमें। When tensions arose between Sirajuddaula, the Nawab of Bengal, and the East India Company official led by Robert Clive, the latter identified disgruntled elements within the Nawab court. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बैटल ऑफ प्लासी थी उसमें ही ब्रिटिशर्स ने अपनी रणनीति को स्पष्ट करके बता दिया था। एक उदाहरण है, उससे भी हमें समझ में आएगा। जो सिराजुद्दौला जो था, नवाब था बंगाल का, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे उनमें तनाव पैदा हुआ। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने जवाब देकर दरबार में असंतुष्ट लोगों को उसने क्या किया, नवाब के जो मतलब कि ऐसे लोग जो नवाब से असंतुष्ट थे उन लोगों को क्या कर लिया, उसने अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, उसको उसने पहचान लिया, उसको अपने कुछ लोगों के जो नवाब के जो लोग थे उसे अपने कब्जे में कर लिया, जो नवाब से संतुष्ट नहीं होते थे उनको भड़का दिया। ठीक है, Clive hatched a conspiracy with Mir Zafar, the Nawab's military commander, promising to install him as the new Nawab in exchange for his betrayal. जो क्लाइव था, ठीक है, उसने क्या किया, नवाब की जो सेनापति थे मीर जाफर, उसके साथ साजिश की और बदले की भावना से उसे नवाब बनाने का वादा किया, और उसको बोला जो सिराजुद्दौला की जो सिराजुद्दौला जो नवाब था, तो उसको उसने बोला कि तुम उसे धोखा देने के लिए बोला। ठीक है, जो उसके क्या कहते हैं
और भी जो नवाब थे जो उससे असंतुष्ट थे, तो उसको बोला तुम इनके साथ विश्वासघात कर दो, तुम हमारी तरफ आ जाओ। ठीक है। मीर जाफर से नवाब मिलिट्री कमांडर थे, प्रॉमिसिंग टू इंस्टॉल हिम एज अ न्यू नवाब इन एक्सचेंज फॉर हिज बिटरों से बोला कि तुम यहाँ से निकल जाओ, हम तुम्हें जो है बहुत बड़ी राजगद्दी पे बिठाएंगे और हम तुम्हें मतलब कि बहुत बड़ा नवाब बना देंगे, तुम इसकी सेना से हट जाओ। ठीक है। इस तरीके से जो है रॉबर्ट क्लाइव ने जो है ये रणनीति अपनी तैयार की, मीर जाफर को अपनी साइड कर लिया। Mir Jafar, the Nawab military commander, promising to install him as a new Nawab in exchange for his betrayal. The battle took place at Plassey. ये बैटल जो है प्लासी में हुई थी। प्लासी एज अ ब्रिटिश स्पेल्ड इट, और इसको ब्रिटिश ने प्लासी बोला है। ये प्लासी में हुई थी लेकिन ब्रिटिश ने क्या बोला, प्लाजी। सम 150 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ प्रेजेंट डे कोलकाता, कोलकाता से 150 किलोमीटर पे हुई थी, जो नॉर्थ वाला पार्ट है कोलकाता का प्रेजेंट डे। ओके। सम फ्रेंच फोर्सेस असिस्टेड द नवाब, बहुत सारी फ्रेंच की जो सेनाएं थी वो भी जो नवाब है उसको मदद कर रही थी। बट मीर जाफर फोर्सेस कंस्टिट्यूटिंग द मेजॉरिटी ऑफ द नवाब्स आर्मी, लेकिन जो मीर जाफर की जो फोर्स थी उसकी जो मेजॉरिटी थी नवाब की आर्मी की, वो अच्छी खासी थी, वो अलग हो गई। जो नवाब की सेना का बड़ा हिस्सा थी युद्ध से अलग हो गई, जिससे क्या हो गया, उसकी कम संख्या हो गई, और उसके बावजूद क्या हुआ, ब्रिटिशर की जो जीत है वो सुनिश्चित हो गई। ओके। कंसिडर द मेजॉरिटी ऑफ द नवाब्स आर्मी टू डिसाइड, वो अलग हो गई, इंश्योरिंग अ ब्रिटिश विक्ट्री, और यहीं से क्या हुआ, ब्रिटिशर की जीत हो गई डिस्पाइट द स्मॉलर नंबर, और फिर वो लोग कम रह गए। इवन टुडे मीर जाफर इन इंडिया रिमेन्स अ सिनोनिम फॉर अ ट्रेटर, आज भी जो है मीर जाफर को क्या बोला जाता है, मीर जाफर को ट्रेटर बोला था। ट्रेटर मीन्स होता है गद्दार। ठीक है। उसको गद्दार माना गया क्योंकि उसी ने तो धोखा दे दिया। वो जो है रॉबर्ट क्लाइव की उसमें उनके रणनीति को, मतलब उनकी बातों को मानने लग गया, उनकी साइड आ गया, और उसने क्या किया, नवाब सिराजुद्दौला को क्या किया, उसने धोखा दे दिया, और वो जो रॉबर्ट क्लाइव है उनकी साइड उसने दोस्ती कर ली। और जबकि वो काम कर रहा था, किसके लिए काम कर रहा था, वो नवाब के लिए कर रहा था, उसकी साइड से निकल के वो किसी और की तरफ, मतलब वो रॉबर्ट क्लाइव की तरफ मिल गया, और इसीलिए उसको मीर जाफर को गद्दार बोला गया। ओके। बाय पोजिशनिंग देमसेल्व्स एज अ किंग मेकर, द ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रेजुअली एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर इंक्रीजिंगली लार्ज टेरिटरीज। और फिर क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे उनको जो है उनको राजगद्दी पे बिठाया गया। ठीक है। उन्हें राज्य निर्माता बोला गया। तो फिर क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल जो है बड़े बड़े एरियाज़ पे जो है वो अपने कब्जे में कर लिए भारत देश के। ओके। अपना नियंत्रण कर लिया बड़े बड़े टेरिटरीज के ऊपर। ठीक है। In the 19th century, it went a step further and introduced the infamous doctrine of lapse, according to which any princely state would be annexed if its ruler died. और फिर क्या हुआ, 19th century में जब आगे की ओर बढ़े तो एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है, ये एक सिद्धांत आया जिसको बोला जाता है हड़प अधिकार सिद्धांत, जिसके अनुसार क्या होता था, किसी भी रियासत को ब्रिटिश आधिपत्य से मिलाया जाता था अगर उसका कोई शासक नहीं है, मतलब उसका कोई जैविक उत्तराधिकारी नहीं है। मतलब जैसे कि आज मैं हूँ और मतलब कि मेरा बेटा नहीं है, ठीक है, और मैं किसी और बच्चे का गोद ले लेती हूँ, तो ऐसे लोगों का क्या कर रहे थे, वो ऐसे लोगों की रियासत को क्या करते थे, वो ब्रिटिश के आधिपत्य में, उनके कंट्रोल में, मतलब वो एरिया उनको दे दिया जाता था, वो छीन लेते थे वो एरिया उनसे। ठीक है। वो कहते थे यहाँ का जो शासक है, अब वो शासक मर गया, अब ये एरिया हमारे कब्जे में आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको हड़प अधिकार सिद्धांत बनाया गया। Doctrine according to which any princely state would be annexed if its ruler died without a natural male heir। जैसे कि इसमें बताया ना कि अगर उसका कोई नेचुरल मेल हेयर नहीं है, मतलब उनका खुद का प्राकृतिक, मतलब कि जन्म से कोई बेटा नहीं है, तो उसका वो क्या करते थे, उसकी रियासत को अपने कब्जे में कर लेते थे। दिस डेरिवेटिव डिसरिगार्डेड द हिंदू ट्रेडिशन ऑफ अडॉप्शंस विच वॉज लेजिटिमेट मीन्स ऑफ सक्सेशन इन इंडियन रॉयल हाउसेस। किसी प्राकृतिक पुरुष उत्तरधारी के बिना
यह जानबूझकर हिंदू दंतक ग्रहण की परंपरा को उन्होंने क्या किया था, हिंदू दंतक ग्रहण की जो परंपरा थी उसको नज़रअंदाज किया, जो भारतीय राजघरानों में उत्तराधिकार का एक वैध तरीका थी। ठीक है, ये जो हिंदू लोग होते थे ना, उन्हीं की प्रिंसली स्टेट्स वो अपने कब्जे में कर लेते थे, और ये कोई मतलब कि ये बहुत ज़्यादा वैध तरीका नहीं था, ये अवैध तरीका था इस तरीके से किसी का राज्य अपने राज्य में कब्जे में ले लेना। ओके, तो आई होप आपको ये चैप्टर जो है इसका पार्ट 2 जो मैंने जो भी टॉपिक्स आपको समझाए हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे, और अगर मैं आगे कंटिन्यू करूँगी तो ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो जो इसका जो आगे वाला जो पार्ट है इस चैप्टर का वो हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे, उसको पार्ट 3 में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है इसमें जो टॉपिक्स हैं उनका कंटेंट समझ में आया होगा। सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।